नमस्कार। बायोटेक्नोलॉजी के आपके आखिरी क्लास में आपका स्वागत है। आज आपका बायोटेक्नोलॉजी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं और किस चैप्टर को शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जल्द ही पीजीटी बैच फिनिश होने वाला है। 1 जून से या 1 जून के बाद से आपका रेगुलर बेसिस पे जो शाम का एमसीक्यू चलता था वो लगातार फिर चलना शुरू हो जाएगा और आपका जो मॉक टेस्ट है वो फिर से आपके लिए क्या मतलब आपके लिए कर देंगे कि आप लोग कम से कम एग्जाम से पहले 2-3 कम से कम मॉक टेस्ट लगा ले, जिससे आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तब तक ये काम आप लोग का है कि 1 मंथ बच रहा है, इसी समय का पढ़ा हुआ आपको याद रहना है। तो 1 मंथ में जितना ही पीडीएफ है, सबसे पहले पीडीएफ को रीड मारने की कोशिश करिए, फिर क्लासेस को देखने की कोशिश करिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एक होता है बायोटेक्नोलॉजी इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, एक होता है परजीवी जंतु, एक होता है एथिकल इशू, एक होता है टिश्यू कल्चर, एक होता है जीनोमिक लाइब्रेरी या सीडीएनए। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जीएमओ के बारे में, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में होता क्या है। तो जीएमओ यानी कि आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसे पादप जंतु कवक जिनके जीनों को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर दिया गया हो। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, हेरफेर करना। क्या होता है, हेरफेर करना। तो ऐसे पादप जंतु कवक जिनके जीनों को क्या कर दिया गया है, मैनिपुलेट कर दिया गया है, उन्हें आनुवांशिक रूपांतरित जीव यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो था आपका जीएम पादपों का महत्व क्या है, यानी कि जेनेटिकली जो मॉडिफाइड जो जीव होते हैं या पादप होते हैं उनका महत्व क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है या उनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड इसलिए किया जाता है ताकि पादप हीट, कोल्ड और आपका ड्राउट यानी कि सूखा, सैलिनिटी यानी कि लवणता आदि के प्रति प्रतिरोधी हो जाए, यानी कि उन पर हीट का, कोल्ड का और ड्राउट यानी कि सूखा का, सैलिनिटी का कोई भी इफेक्ट ना पड़े। जीएम से हम फसल काटने के बाद की हानियों से निजात पा सकते हैं। बाय जीएम वी कैन गेट क्या चीज, वी गेट राइड ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लूसेस। देखिए जीएम के कारण पादपों की खनिज पदार्थों को उपयोग करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड उसको कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो खनिज जो लवण होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं, उसका उपयोग करने का क्षमता उसमें बढ़ जाता है। और जब इसका उपयोग करने का क्षमता बढ़ जाएगा तो इस कारण से मिट्टी में उनके नष्ट होने की संभावना कम होती है एवं मृदा की फर्टिलिटी बन जाती है। क्लियर यहाँ तक? इसलिए हम क्या करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं किसको, पादप को। जीएम से कई सारे ऐसे उत्पाद बनाए गए हैं जो मानवों के लिए बहुत उपयोगी है, जैसे कि गोल्डन राइस। अब गोल्डन राइस के बारे में सुने होंगे कि इसका विदेशों तक इसका क्या हो रहा है, खपत हो रहा है, यानी कि विदेशों में भी इसकी मांग बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इसे भी आनुवांशिकी अभियांत्रिकी का प्रयोग करके ही बनाया गया था। इसमें है क्या, आखिर गोल्डन राइस का इतना डिमांड क्यों है? क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटोन युक्त चावल है। अब ये बीटा कैरोटीन का मतलब क्या होता है कि ये आपका बहुत ही ज्यादा स्रोत होता है किसका, विटामिन ए का। यानी कि गोल्डन राइस में विटामिन ए काफी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका डिमांड बढ़ गया है। ठीक है, बीटा कैरोटीन के कारण गोल्डन राइस विटामिन ए युक्त चावल होता है। ये काफी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या है तो काफी ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। देखिए WHO क्या कहता है कि WHO
अफ्रीका में उन माताओं को गोल्डन राइस मुफ्त वितरण कर रहा है जहां बच्चों में अंधता का बड़ा कारण विटामिन ए की कमी है। कुछ सालों में उन अफ्रीकी देशों में अंधता का प्रतिशत कम हो गया। आखिर पता कैसे चला? जब इस चावल का वितरण अफ्रीका में किया गया और अफ्रीका के वैसे क्षेत्र में किया गया जहां पर उन बच्चों में अंधता यानी कि बचपन से नहीं जन्म के बाद उनमें अंधता यानी कि ब्लाइंडनेस पाया गया। क्यों पाया गया? क्योंकि विटामिन ए की कमी थी। लेकिन इस चावल के वितरण से उनमें क्या हुआ कि धीरे धीरे जब इस चावल का वो लोग यूज करना शुरू किए तो जो ब्लाइंडनेस था उसका प्रतिशत क्या हो गया? कम हो गया। आगे देखिए, आणविक निदान में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। ठीक है, यानी कि आपका यूजेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। सामान्य रक्त सीरम परीक्षण, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पर, सामान्य जो रक्त सीरम परीक्षण एवं मूत्र परीक्षण में कई बार शरीर में रोगजनक की उपस्थिति का पता नहीं लग पाता। ये तो सही बात है कि सीरम परीक्षण से चाहे जो मूत्र यानी कि जो यूरिन टेस्ट जो होता है उससे क्या बहुत सारे रोग जो जनक होते हैं, पैथोजन जो होते हैं, उनका तो पता नहीं लग पाता है। तो इस रोगजनक का पता मनुष्य को तभी हो पाता है जब उस रोगजनक के द्वारा शरीर में लक्षण यानी कि सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है एवं रोगजनक शरीर में बहुत अधिक फैल जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि आपका एड्स के बारे में अगर बोले हम, तो जब शरीर में जब शुरुआती दौर में जब वो होता है तो उसको हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं किससे? यूरिन टेस्ट से और आपको इससे आपका ठीक है सीरम टेस्ट से। लेकिन जब वो फैल जाता है तो काफी देर हो जाता है, इससे कोई इलाज नहीं होता है, फिर भी उस रोगी को उपचारित करना मुश्किल हो जाता है। यूरिन टेस्ट यानी कि मूत्र परीक्षण व रक्त सीरम परीक्षण रोगजनक को कम मात्रा में शरीर में डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि जब कम मात्रा में शरीर में होगा तो उसको डिटेक्ट कर पाना मूत्र परीक्षण से और रक्त सीरम परीक्षण से मुश्किल होता है। इसलिए रोगजनक को प्रारंभिक अवस्था में ही क्या करना चाहिए? डिटेक्ट करने के लिए आरडीएनए यानी कि पूर्ण योजक डीएनए तकनीक, पीसीआर तकनीक और आपका एलिसा क्या होता है? तो वही आपका जो एड्स होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए एक परीक्षण होता है एलिसा टेस्ट। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम पूछता है, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट क्या होता है? ए से। तो इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एलिसा का। तो एलिसा का फुल फॉर्म क्या हो गया? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट ए से का उपयोग होता है। पीसीआर के द्वारा रोगजनक की बहुत कम मात्रा को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। आजकल पीसीआर व एलिसा टेस्ट का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? जैसे एलिसा टेस्ट का प्रयोग एड्स के लिए यानी कि एचआईवी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर का क्या यूज करते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पीसीआर का यूज क्यों करते हैं? तो कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए। और एलिसा टेस्ट का यूज क्यों होता है? ताकि हम एड्स को यानी कि एचआईवी वायरस को अर्ली स्टेज में हम क्या कर पाए? डिटेक्ट कर पाए हम। ठीक है, अगला है पारजीनी तंतु। ठीक है, ऐसे जीव जिनके डीएनए को बाहरी जीन डाल करके मैनिपुलेट यानी कि जिसमें हम लोग हेर फेर कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? हेर फेर करना किया जाता है, उन्हें परजीनी क्या होता है? परजीनी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीनी जंतु कहते हैं। यानी कि ये ऐसे जंतु होते हैं जिनके डीएनए को बाहर से जीन डाल के हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि चूहा, मुर्गा, भेड़, गाय, सुअर आदि को बना लिया गया है। क्या? परजीनी। जब भी कोई टेस्ट का नाम होता है तो बाहर से हम जीन डाल करके उसी पे क्या करते हैं? परीक्षण कर लेते हैं। इनमें आजकल 95% परजीवी जंतु चूहे हैं, क्योंकि आजकल जितना ही परीक्षण होता है ज्यादातर चूहों पे ही होता है, जो कि बंदर जैसे प्राणियों को क्या करते हैं? टेस्टिंग में रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब चूहा आजकल इतना बड़ा परजीवी बन गया है। परजीवी वर्ष पारजीवी मतलब बाहर से जो जीन जिसमें डाला जाए
और उसके डीएनए में हेरफेर किया जाए। तो चूहा बंदर को क्या कर दिया है, इसमें रिप्लेस कर दिया है। परजीवी जंतु किस प्रकार मानव के लिए क्या है, उपयोगी होते हैं। तो एक तो टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, समान कार्यकी एवं विकास के अध्ययन के लिए, किसके लिए, समान कार्यकी एवं विकास के अध्ययन के लिए क्या होता है, परजीवी जंतु का हम यूज कर रहे हैं। अब आता है ट्रांसजेनिक जीवों में यह पता लगाने में मदद मिलती है कि जीन्स कैसे रेगुलेट होती है एवं इनका जीव की समान कार्यकी व विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए 2 बार 3 बार अगर आज क्लास को देखिएगा तो टफ वर्ड नहीं है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, इसलिए इसको स्पीड में खत्म कर रहे हैं। स्टडी ऑफ डिजीज, कई सारे रोग ऐसे हैं जिनका इलाज अभी तक वैज्ञानिक ढूंढ नहीं पाए हैं, इसलिए परजीवी जंतु एक मॉडल की तरह डिजीज को स्टडी करने में मदद करते हैं, अर्थात परजीवी जंतुओं पर रिसर्च करके उनके जानकारी जुटाकर रोगों के इलाज के लिए उपाय खोजे जाते हैं। जैसे कि होता क्या है कि जैसे अभी हाल में कोरोना हुआ तो उसका इंस्टेंट तो दवाई पहले से मौजूद था नहीं, वैक्सीन मौजूद था नहीं, तो क्या हुआ होगा कि परजीवी जंतु पे पहले उसका रिसर्च क्या होगा, है ना, उसके रिसर्च से कुछ जानकारी को जुटाया गया होगा, उसमें डीएनए कैसा है, डीएनए वाला है कि आरएनए वाला है, ये पता क्या होगा, उसका लक्षण क्या है, उसका आपका कार्यकी क्या है, ये पता किया गया होगा, उसकी मदद से फिर क्या हुआ, आपको वैक्सीन का निर्माण किया जा सका। अगला आता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि जैविक उत्पाद। अब ये क्या है, कई सारी मेडिसिन को बनाने में जैविक उत्पादों का प्रयोग होता है, लेकिन ये उत्पाद बहुत क्या होते हैं, महंगे होते हैं। यदि हम इन उत्पादों को बनाने वाली जीन को एक भाग पोर्शन को परजीवी जंतुओं में डाल दे तो वे भी इन उत्पाद को बना लेंगे। प्रथम ट्रांसजेनिक परजीवी जंतु है ना, गाय थी, क्या थी, गाय थी। आपसे पूछेगा कि सबसे प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु क्या था, तो गाय थी। इस परजीवी गाय में मानव दुग्ध प्रोटीन यानी कि अल्फा लैक्टाबियम, अल्फा ब्लूमिन, ये वर्ड आपको याद रखना है, अल्फा लैक्टालबुमिन बनाने वाली जीन को डाल दिया गया। तब इस गाय के दूध में यह प्रोटीन 2.4 ग्राम पर लीटर पाया गया। कितना, 2.4 ग्राम पर लीटर पाया गया। याद रखिएगा नोट में कि सामान्य गाय के दूध में मानव दूध प्रोटीन अल्फा लैक्टाबिमिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो सामान्य गाय के दूध होते हैं उनमें अल्फा लैक्टाब्यूमिन नहीं पाया जाता है, लेकिन जब बाहर से डालेंगे तो उसमें लगभग 2.4 ग्राम पाया गया था। ध्यान दीजिएगा, ऐसा पाया गया है कि जो आपका रोजी जो गाय का दूध नवजात शिशुओं के लिए सामान्य गाय के दूध से अधिक पोषक था, क्योंकि प्रोटीन इसमें पाया गया अधिक मात्रा में। क्या था ये प्रोटीन, इसमें बाहर से भी दिया गया। वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, कोई भी टीके जो मानव पर सीधे ही अप्लाई नहीं किया जाता, अपितु पहले उसे ट्रांसजेनिक जीवों पर अप्लाई करके प्रभावों को देखा जाता है। जैसे कि पोलियो वैक्सीन की टेस्टिंग ट्रांसजेनिक चूहों पर की गई। आज के टाइम में कोरोना भी एक एग्जांपल है। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, अब ये क्या है, तो कई सारे केमिकल्स की टेस्टिंग परजीवी जंतुओं पर ही की जाती है। ये टेस्टिंग बिल्कुल टॉक्सिसिटी टेस्टिंग फॉर ड्रग के साथ ही की जाती है। इस हेतु टॉक्सिक रसायनों को परजीवी जंतुओं में डाल दिया जाता है। ये परजीवी जंतु इन रसायनों के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। इस प्रकार यह मालूम पड़ जाता है कि उस टॉक्सिक पदार्थ का प्रभाव क्या होगा, जबकि सामान्य जंतुओं की कोशिकाएं ऐसे पदार्थों की संवेदनशील नहीं होती है। इसे ही केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग कहते हैं। तो ये सब तो कॉमन है, जो कॉमन बोल रहे हैं, आपके कॉमन है, जो आप लोग अपने एवरीडे लाइफ में सुनते हैं।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नैतिक मुद्दे। मानवों ने जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग जीवों से काफी लाभ उठाए हैं, लेकिन इस दौरान मानव कई सारे जीवों का शोषण भी हुआ है। मानव के द्वारा क्या हुआ है? कई सारे जीवों का शोषण भी हुआ है। हमें जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग नैतिकता के आधार पर उतना ही करना होगा जिससे जीवों को कोई क्षति ना हो एवं उनका शोषण भी ना हो। इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का गठन किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ताकि हम बायोटेक्नोलॉजी का गलत उपयोग ना करें, हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारे जीवों का शोषण ना करें। इसके लिए क्या हुआ है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का गठन किया गया है, जो किसी भी आनुवांशिक अभियांत्रिकी खोज की वैधानिकता की जांच करती है। आज का टॉपिक काफी आसान है, आप सिर्फ अगर रीड मारा हुआ सिर्फ सुन भी लीजिएगा तो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपके लिए याद हो जाएगा आपको। अब आया कि बायो पेटेंट क्या होता है। एग्जाम ये पूछा जाता है बायो पेटेंट के बारे में। तो बायो पेटेंट किसी व्यक्ति या संस्था या कंपनी आदि को दिया जाता है। क्या होता है कि बायो पेटेंट किसी वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई वस्तु, तकनीक, डिजाइन आदि के लिए दिया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि आप अगर डॉक्टर हैं या फिर आप कोई साइंटिस्ट हैं, आपने कोई मेडिसिन के खोज किया, तो ये क्या होगा कि उसका बायो पेटेंट आपको मिलेगा। जो वो दवाई है उसके नीचे में नाम आपका आएगा कि ये खोज किसके द्वारा हुआ है, तो आपके द्वारा हुआ है। इसे जैव एक्सव्य यानी कि बायो पेटेंट कहते हैं। एक जैव एक्सव्य के कारण उस व्यक्ति के पास उस वस्तु को बेचने का अधिकार सुरक्षित होता है। यानी कि जिसको बायो पेटेंट मिल जाता है वह उसको बेच सकता है। लेकिन आजकल विश्व भर में कई सारे बायो पेटेंट्स गलत दे दिए गए हैं। इस कारण लोगों को क्या हो रहा है? लोगों में गुस्सा है। कई सारी कंपनियां किसी देश के लोगों को ज्ञान का उपयोग कर वैसी वस्तु बना लेती है एवं फिर उसका पेटेंट प्राप्त कर लेती है, जिससे उस वस्तु को बेचने का अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाता है, जबकि उस वस्तु को खोजने वाला नहीं बेच सकता है। जैसे कि मान के चलिए कि कई सारे आदिवासी समुदाय ऐसे हैं या कई सारे कस्बे ऐसे हैं जो कि जंगलों में ही अपना जीवन यापन करते हैं और जंगलों में रह करके वो औषधि, बहुत सारे जो पादप प्रोडक्ट होते हैं उसको वो लोग खोज करते हैं, जो बीमारी में काफी यूज होता है। लेकिन क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये क्या करती है कि उनका जो नुस्खा होता है वो उन्हें चोरी कर लेते हैं। चोरी करके उनसे क्या करते हैं कि अपना उसी तरीका का दवाई बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं और बायो पेटेंट ले लेते हैं। तो इससे नुकसान क्या होता है कि जंगलों में जीवन यापन करने वाले लोगों के पास उसको बेचने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, अधिकार नहीं होता है, जिससे उनका काफी नुकसान हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए हल्दी, चावल, नीम, ये सदियों से भारत में उगाए जा रहे हैं एवं भारत ने विश्व को इनके उपयोगों के बारे में बताया। लेकिन कई सारी कंपनियां ऐसे कई उत्पाद भारत में किस्मों को क्रॉस करवाकर उत्पन्न कर लिए और कहा कि यह नई खोज है। क्या है? नई खोज है एवं इसका पेटेंट प्राप्त कर लिया एवं विश्व भर में बेचने का अधिकार अब उन कंपनी के पास है। प्राचीन काल में भारत में राइस, धान, चावल को उगाया जा रहा है। भारत में लगभग चावल की 2 लाख क्या है किस्में हैं। क्या रखिएगा, भारत में लगभग कितनी है? तो चावल की 2 लाख किस्म है। अकेले बासमती चावल की 27 किस्म है। अकेले क्या है? तो भारत में सिर्फ और सिर्फ बासमती चावल का अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ बासमती चावल का ही क्या है? 27 किस्म पाया जाता है। लेकिन अमेरिकन कंपनी ने भारत के चावल की अर्धवामन यानी कि सेमी ड्रॉन किस्म को अपने वहां की चावल की किस्म से क्रॉस करवाया एवं नई प्रजाति बना ली और कहा कि यह एक क्या है? न्यूलिटी है, यानी कि नया खोज है। उस नई किस्म को यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में पेटेंट करवा लिया, जिससे कि बासमती चावल को विश्व भर में बेचने का अधिकार
उस कंपनी को प्राप्त हो गया है। ठीक है, चलिए, इसलिए भारत ने इंडिया पेटेंट बिल में संशोधन किया एवं अब इस बात की जानकारी रखी जाती है कि किसी को भी गलत पेटेंट ना दिया जाए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, भारत इस पर काफी ठोस कदम उठाया है। ठीक है, जिससे किसी और देश के लोग क्या करें, हमारे देश के सामान का क्रॉसिंग करवा करके नया प्रोडक्ट तैयार करें, उसका पेटेंट ना ले ले। अब आता है बायो पायरेसी। तो पायरेसी का मतलब ये होता है चोरी करना। यह जैविक पदार्थों की क्या होता है, चोरी है। बायो पायरेसी क्या है, तो जैविक पदार्थों की क्या है, चोरी है। कई सारे विकसित देशों के पास पैसा है लेकिन जैव विविधता वह ज्ञान नहीं है, जबकि विकासशील देशों के पास पैसा नहीं है लेकिन इन देश के लोगों का ज्ञान व जैव विविधता बहुत है। और यही विकासशील देश में ही हमारा भारत आता है, जिसके पास पैसा हो या ना हो लेकिन जैव विविधता बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ लोगों के पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। इसलिए क्या होता है, इसलिए कई मल्टीनेशनल कंपनियां इस जैव विविधता व इंडेंस्डस यानी कि देसी इंडिजेंडस का मतलब क्या होता है, देसी होता है। ज्ञान का उपयोग चोरी छुपे बिना किसी व्यक्ति या देश को क्या करना, कंपनसेशन दिए हुए उपयोग कर रही है। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर यानी कि उत्तक संवर्धन। इस तकनीक का उपयोग कर हम बहुत कम समय में अनेक पादप तैयार कर सकते हैं। इसलिए उत्तक संवर्धन तकनीक को सूक्ष्म प्रवर्धन यानी कि माइक्रो प्रोपागेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन भी कहते हैं। इस तकनीक में पादप के किसी भाग को लेकर एक नया पादप विकसित कर सकते हैं। इस पादप भाग को करकोत्तक यानी कि एक्सप्लांट कहते हैं। यानी कि जो भाग जिस पादप को काट करके उस पादप से नए भाग को अगर विकसित करते हैं, नए पादप को विकसित करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, करकोत्तक यानी कि एक्सप्लांट कहते हैं। यह करकोत्तक एक कोशिका, कलिका, टहनी कुछ भी हो सकती है। अब इस करकोत्तक से संवर्धन माध्यम को एक नया पादप विकसित किया जाता है। आगे देखिए, इस संवर्धन माध्यम में क्या होता है, विटामिन, एमिनो एसिड, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन व अन्य पदार्थों को लिया जाता है जो कि एक्सप्लांट की ग्रोथ व डेवलपमेंट के लिए क्या है, जिम्मेदार है। ठीक है, देखिए, शीघ्र ही एक्सप्लांट से एक अविभेदित कोशिका का समूह विकसित होता है जिसे कैलस कहते हैं। कैलस इंपॉर्टेंट है, कैलस यानी कि एक्सप्लांट से अविभेदित कोशिका का एक जो समूह विकसित होता है उसी को कैलस कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हुआ, एक करकोत्तक को डाला गया। ये है क्या, ये एक आपका संवर्धन माध्यम है यानी कि कल्चर माध्यम है। अब क्या हुआ, इसमें कैलस का निर्माण हुआ। देख रहे, कैलस बन गया और कैलस से एक तरुण पादप यानी कि नया पादप का निर्माण हो गया। किसी एक्सप्लांट को पूरे पादप का निर्माण टोटिपोटेंसी के कारण संभव होता है। टोटिपोटेंसी का हिंदी क्या होता है, पूर्ण शक्तता के कारण होता है। हम किसी विलुप्त होते पादप या वायरस संक्रमित पादप के शीर्ष विभजोतक से कोशिकाओं को लेकर सूक्ष्म प्रवर्धन उत्तक संवर्धन द्वारा एक संपूर्ण पादप का निर्माण कर सकते हैं। उस पादप किस्म को विलुप्ति से बचा सकते हैं। आज का क्लास काफी आपके लिए आसान था, काफी इंपॉर्टेंट है। बस 2 पेज और है, ध्यान दीजिएगा।
विभजोत्तक क्षेत्र यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक जो रीजन होता है, क्षेत्र हमेशा वायरस के इन्फेक्शन से फ्री रहता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो वायरस के इन्फेक्शन से फ्री रहता है, तो मेरिस्टेमेटिक रीजन यानी कि विभजोत्तक जो क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है सोमैटिक हाइब्रिड या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जैसे ध्यान दीजिए कि ये एक कोशिका भित्ति ए है, ये कोशिका भित्ति क्या है, बी है। सेलुलोज या क्या है आपका पैक्टिनेज कोशिका भित्ति का लयन करेंगे, किसके थ्रू, सेलुलेज ये एक एंजाइम है और पैक्टिनेज एक एंजाइम है, आपको पिछली क्लास में पढ़ाए हैं। अब क्या होगा कि इससे कोशिका झिल्ली ए और कोशिका झिल्ली बी का क्या होगा, निर्माण होगा, है ना। अब क्या होगा इससे, जब ये क्या है प्रोटोप्लास्ट ए प्रोटोप्लास्ट बी, अब पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग करेंगे और इसका हाइब्रिड करवाएंगे। अब क्या होगा, इससे हाइब्रिड का निर्माण हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। इसको हम लोग कायिक संक्रमण बोलते हैं, यानी कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका प्रोटोप्लास्ट कहलाती है, यानी कि जिसमें भित्ति नहीं पाया जाता है पादप में, उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। जैसे कि मानकर चले पोटैटो ए और टोमेटो बी, ठीक है, ए और बी को क्या कहें, कायिक संकरण कहलाए, इसको क्या कहेंगे, पोमेटो, यानी कि पोटैटो प्लस टोमेटो पोमेटो। लेकिन ये किस्म क्या हो गया, फेल हो गया था। अब आता है सोमा क्लोन्स, ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन से प्राप्त पादप आनुवांशिक रूप से क्या होता है, जनकों के समान होते हैं, ये पता है, और इन्हीं को सोमा क्लोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सोमा क्लोन्स कहते हैं। ये सब एग्जाम क्या है, डिफिनेशन है, आप रीड करिए, समझिए इन सब चीजों को। क्या हम बोले कि सूक्ष्म प्रबंधन से प्राप्त पादप, यानी कि जब हम क्या कहते हैं सूक्ष्म प्रबंधन से, यानी कि आपको क्या भी कहे थे पीछे हम, जैसे कि जब आप क्या पढ़े थे इसके बारे में, कल्चर के बारे में, है ना, तो इसमें आपको हम क्या आपको बताए थे कि सूक्ष्म प्रवर्धन से प्राप्त जो आनुवांशिक रूप से क्या होता है, जनकों के समान होता है। एक होता है जीन लाइब्रेरी। जीन लाइब्रेरी दो प्रकार का होता है, जीनोमिक लाइब्रेरी और सी डीएनए लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी और सी डीएनए लाइब्रेरी होता है, दो प्रकार का। तो ये देखिए आपको पूरा का पूरा दोनों का डिफरेंशिएट किया गया है, इसको आप लोग एक बार रीड मार दीजिएगा, क्योंकि ये आपको याद करने पे होता है, ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि इसको कितना याद कर रहे हैं आप, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आपका होगा, जीन लाइब्रेरी का टाइप क्या होता है आपको होता है, एक बार देख लीजिएगा। सिर्फ हम इसको दिखा दे रहे हैं कि जीन लाइब्रेरी में बृहद संख्या में क्या होता है, डीएनए खंड होते हैं, जिन्हें किसी जीव उत्तक अंग या कोशिका से क्लोनित किया जाता है, क्लोन बनाया जाता है। जीन लाइब्रेरी में या तो संपूर्ण जीनोमिक अनुक्रम हो सकते हैं या फिर cDNA अनुक्रम होते हैं जो mRNA के बने होते हैं। तो चलिए आज क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ नए क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।